we have to learn कि how to attempt this या explain this stanza. रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट का तो मैंने आपको बता दिया था कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से हम परस्यू करते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस मैंने जैसे पहले भी बताया था, इन राइटिंग प्रैक्टिस के प्रेजेंट डेफिनेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम, उसको हमने उसी तरह से इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट डेफिनेट को हमने कहा था पोएटिक एक्सप्लेनेशन जितने भी करते हैं हम प्रेजेंट डेफिनेट में करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस के कोई रेफरेंस पास्ट का ना हो उसमें, अदरवाइज हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम इसी तरह से करते हैं। अब जरा डिस्क्राइब से सेंटेंस बनाना है, तो आपने डिस्क्राइब पे सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे कि कौन डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप डिस्क्राइब पे सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन डिस्क्राइब कर रहा है। कौन डिस्क्राइब कर रहा है? द पोएट। ये पोएट नहीं होगा, द पोएट होगा, क्योंकि स्पेसिफिक पोएम का स्पेसिफिक पोएट है। जो मैं कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ आपको, जो कॉमनली यू विल फेस। और डिस्क्राइब्स, कौन डिस्क्राइब कर रहा है? द पोएट डिस्क्राइब। चूंकि प्रेजेंट टेंस में लिखना है हम, तो क्या होगा? डिस्क्राइब्स द फंक्शन। फंक्शन किसके हैं? ऑफ द नाइट मेल। तो इस तरह से आपने सेंटेंस फॉर्मुलेट करना है। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस पर सवाल करना है कोई वर्ब है या नहीं है। वर्ब है कि नहीं है इसमें? वर्ब नहीं, तो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन किसके बारे में कहा जा रहा है? नाइट मेल के बारे में। आप नाइट मेल की जगह नाइट मेल लिखेंगे या कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? प्रोनाउन लगाएंगे। हम क्या कहेंगे, कैसे बनेगा? इंफॉर्मेशन में आप जरा कम टू द सेम जो मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इनके साथ इट इज एम आर के साथ। तो क्या होगा? इट इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरह से आगे देखें, ज्वाइन टू कंट्रीज। अब ज्वाइन से, ज्वाइन वर्ब है, ज्वाइन पे आपने सवाल करना है कौन ज्वाइन करता है। जाहिर है ये ट्रेन की बात हो रही है, तो बार बार आप नाइट मेल नहीं लगाएंगे बल्कि इट इस्तेमाल करेंगे। इट जॉइन्स टू कंट्रीज। ठीक है, इस तरह से आप प्रेजेंट टेंस में क्या लगा रहे हो, इसके साथ SCIES का इजाफा कर रहे हैं आप। कैपिटलाइज जो है जी बेटा, सर हम इट की बजाय शी लगा सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब सभी को आ रही है, आप नेट कनेक्शन चेक कीजिएगा। अब इसमें आपने देखना है कि शी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। शी हम लगाएंगे जी, नहीं लगाएंगे? अदर पार्टिसिपेंट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये शी जो है हम किसके लिए यूज करते हैं? जहां पे हमारी सेक्स की डिवीजन होती है, जहां पे मेल और फीमेल है, वहां पे हम शी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में हम इस्तेमाल नहीं करते। फिर जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है हमारा उर्दू में है, चूंकि उर्दू में दो जेंडर्स होते हैं, या मेल है या फीमेल है। दीवार खड़ी है और क्या होगा, वो पिलर खड़ा है। तो अब यहाँ पे हमारे, चूंकि उर्दू में दो ही जेंडर है, हर चीज मोनस और मुजक्कर होगी, या मोनस की कैटेगरी में होगी या मुजक्कर की कैटेगरी में होगी। लेकिन इंग्लिश में तीन जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है और न्यूट्रल जेंडर है। तो इसलिए वहां पे हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती कि हर चीज को हमने उसी पैराए में देखना है। तो ये ज़हन में रखिएगा, हमारी यहाँ पे भी इंटरफेरेंस उर्दू की हो रही है कि जिसमें हम उर्दू से जनरलाइज करके इसको भी हम शी लगाने की कोशिश करते हैं। नाइट मेल है जी, फीमेल है तो शी लगा दें, ऐसा नहीं होगा। इसकी जगह पे प्रोनाउन जो है वो इट का इस्तेमाल करेंगे। राइट, समझ आ गई जी। अब यहाँ पे कैपिटलाइज है, कौन है कैपिटलाइज? इस सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। अब कौन सा वर्ड है जो कैपिटलाइज है? बॉर्डर। इस लाइन में देखिएगा, बॉर्डर है तो क्या होगा? द वर्ड बॉर्डर हैज बीन कैपिटलाइज्ड। इसमें आपने पास्ट टेंस जो है ना वो कम से कम इस्तेमाल करना, वरना मिक्सिंग ऑफ टेंसेस होगा, और जब मिक्सिंग ऑफ टेंसेस होता है तो वो गलत होता है। यानी आपने एक बात पास्ट में कर रहे हैं, एक प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो फिर ये वो उसके मीनिंग चेंज कर देती है। या तो आपको इतनी स्किल हो कि आप उसको भरपूर इस्तेमाल करें, वो लेटर ऑन आप उसको सीखेंगे। प्राइमरीली आपको यही एडवाइस है कि आपने एक ही टेंस इस्तेमाल करना है, और जो काम की कंप्लीशन को इंडिकेट करे वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट लगा लें। अब जरा देखिएगा, प्रॉपर नाउन है कौन? आप जरा बताइए कि वर्ब है या इंफॉर्मेशन है किसी चीज के बारे में? इंफॉर्मेशन है तो क्या होगा? कौन है प्रॉपर नाउन? इट इंडिकेट्स अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, या इट इज अ प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन है। क्या प्रॉपर नाउन है जी? कौन है? बॉर्डर है। ये कौन सा बॉर्डर है? क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि
ये बॉर्डर किसके दरमियान है? अब इंफॉर्मेशन है, वर्ब नहीं है, इंफॉर्मेशन है, तो क्या होगा? इट इज बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। उसके बाद है परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। It performs अब यहाँ पे जी वेरियस फंक्शंस। सवाल है जी, मैं आप सभी से कर रहा हूँ, इट परफॉर्म्स होगा या नाइट मेल परफॉर्म्स होगा? नाइट नाइट मेल होगा। क्यों इट क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सर ऊपर बॉर्डर की बात हो रही है, ऊपर बॉर्डर की बात हो रही है। शाबाश, ऊपर बॉर्डर की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि इट इंडिकेट करेगा कि ये बॉर्डर की बात कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए यहाँ पे फिर आपने नाउन चेंज कर देंगे। प्रोनाउन का उसूल ये होता है कि जब आप प्रोनाउन लगाते हैं तो नाउन पहले होना चाहिए। अगर वो नाउन मौजूद नहीं है तो वो प्रोनाउन हमें एम्बिगुइटी पैदा करता है, इसलिए उसके रेलेवेंट होना चाहिए। जी ब्रिंग से बनाना है सेंटेंस। शाबाश, क्योंकि नाइट मेल आ चुका है एक दफा, आप इट इस्तेमाल कर सकते। इट ब्रिंग्स हो गया। सिर्फ वर्ड बोलना है आपने, वो बोलना है, बाकी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। जी सर्व से इट सर्व्स, वो बोलना है। जी फाइंड, कौन फाइंड कर रहा है? अब इट फाइंड्स नो डिफरेंस। ब्रिंग से It brings letters. शाबाश, इट ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द, आगे बता देना है, फॉर द रिच एंड द पुअर। उसके बाद क्या है? It gets नहीं, अब इट गेट बेनिफिट कर रहा है, पीपल गेट बेनिफिट कर रहा है। पीपल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। उसके बाद क्या है? नाइट Night मेल लगाएंगे। अगेन क्वेश्चन है आपसे, नाइट मेल लगाएंगे, इट ही इस्तेमाल करेंगे? night will. इट लगा लेंगे क्योंकि पीछे कौन है? पीपल है। तो पीपल हमें एम्बिगुइटी पैदा नहीं करता। पीपल की जगह पे तो डेफिनेटली हम क्या यूज करते हैं? दे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लैरिटी ना वो प्रोनाउन है कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें अंडरस्टूड है, क्योंकि पीछे जो है ना वो प्लूरल नाउन इस्तेमाल हो रहा है। प्लूरल नाउन के बाद आप वो क्लियर इंडिकेशन होगी कि आप जो है उसको आप उसके लिए अलग से प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ आ गई इसकी, इस पॉइंट की? अब ये बेसिकली टेक्निक सीखनी है। आपके सेंटेंस अपने भी हो सकते हैं, इट इज नॉट स्पेसिफिक। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको ये सेंटेंसेस दिए हैं कि हाउ टू मेक अ सेंटेंसेस। ये आपके अपने आइडियाज हो सकते हैं। यू आर इंटेलिजेंट सारे लोग हैं और सिलेक्टेड लॉर्ड्स हैं शकरगढ़ के, you can make your own sentences. Just think over, just have the creative ideas or write at your own. आपने प्रैक्टिस करनी है। English is not just cramming of some sentences. अंग्रेजी बेटा हमेशा याद रखना है, कुछ सेंटेंसेस को याद कर लेना नहीं होता, बल्कि आपने स्किल सीखनी है कि लिखना कैसे है। और यही चीज है, टीचर का काम यही होता है। टीचर का काम किसी हेल्पिंग बुक से पढ़ाना नहीं होता, टीचर का काम होता है आपको स्किल सिखाना, ठीक है? ना ही नोट से पढ़ाना और ना ही किसी हेल्पिंग बुक से पढ़ाना। रादर द पर्पस ये तो आप घर बैठ के कर सकते हैं। आप इसका मतलब हेल्पिंग बुक से आप पढ़ने लगे तो फिर इसका मतलब आपको टीचर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। वो सारी चीजें जो है ना आपको मल्टीपल हेल्पिंग बुक्स मिल जाती हैं, और आज के बच्चा तो वैसे भी कोई भी बुक जो है ना वो जुबानी याद कर सकता है। तो चीज जो समझनी है वो स्किल सीखनी है, जो आपको प्रैक्टिस से आती है, जो टीचर की गाइडेंस से आती है। तो यू हैव टू फोकस ऑल दीज थिंग्स। मैंने चंद एक पे जो ना वो 2-3 स्लाइड्स पे मैं करूंगा, उसके बाद आपने ये खुद करना है, और जहां पे भी प्रॉब्लम आ जाए वहां पे आपने क्वेश्चन पूछना। लो जी आगे देखिए, रिफ्लेक्ट पर्सनल कम्युनिकेशन। जी It reflects. नहीं बेटा, आप जरा सोचे ना, कौन रिफ्लेक्ट कर रहा था वहां पे पर्सनल कम्युनिकेशन को? Girl. द गर्ल, ठीक है। और जो ब्रिंग पर्सनल ब्रिंग्स है ना पर्सनल, तो कौन सी चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए? द गर्ल रिफ्लेक्ट्स पर्सनल कम्युनिकेशन। और कौन शो कर रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन? Shop. The shop. जी अब यहाँ पे सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट मेल? नाइट मेल का क्या रोल है? Equalities. It is a source of communication. Not very. Letters, checks, and postal orders. It brings letter and bring personal and business letters. ओके, इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है, ये देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा,
इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है कि आपने लिखा है इट ब्रिंग्स लेटर, पोस्टल ऑर्डर्स एंड चेक्स। क्या गलती की मैंने? तो ब्रिंग्स आ गया तो फिर सिंगुलर आएंगे। नहीं, और जी इसके अलावा सर रिपीट कर दें एक बार। इट ब्रिंग्स लेटर, चेक्स एंड पोस्टल ऑर्डर्स। लेटर्स होना था। लेटर्स होगा क्योंकि सारे नाउन प्लूरल होंगे आपके। आप एक एक लेटर तो नहीं लेके आती ना, वो मल्टीपल चीजें हैं तो सारे नाउन प्लूरल होने चाहिए। और याद रखिएगा जब भी आपने एक से ज्यादा नाउन मिलाने हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करने हैं, तो वो या तो सारे प्लूरल होंगे, और अगर बीच में सिंगल है तो उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी या अनकाउंटेबिलिटी के हिसाब से। वो आपने उसको ज़हन में रखते हुए करेंगे। अंडरस्टैंड जी? Yes. इसको सवाल को मुख्तलिफ पैराज से पूछा जा सकता है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द इट्स क्वालिटीज, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द। ये सभी सवालों का मतलब एक ही है जी। अब कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज जी। क्रॉस क्या होगा? It crosses the border. It crosses the border between, आगे उसको कंप्लीट करना है, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। It climbs up. It climbs up होगा। climbs up जो है ना, हमने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट सभी में हमारा इट है मोस्टली जी। It crosses the between two countries. क्या लिखेंगे जी? अच्छा। It has a mountain between two countries. अब माउंटेन ऊपर आ गई है तो इट हैज होगा या इट इज अ माउंटेन? इट इज अ माउंटेन बिटवीन टू कंट्रीज। इंफॉर्मेशन है जहाँ पे कुछ चीज इंडिकेट करते हैं, सुनिएगा, जहाँ पे कुछ चीज इंडिकेट करते हैं पूरा प्रेजेंस को बताते हैं, वहां पे इट या देयर के से हम इंडिकेट करते हैं। जैसे कमरे में 4 पंखे हैं तो देयर आर 4 फैंस इन द रूम। क्या होगा? हमारे शहर में 15 कॉलेजेस हैं तो देयर आर 15 कॉलेजेस इन आवर सिटी। तो यहाँ पे देयर या इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये चेयर है तो क्या होगा? इट इज अ चेयर। जब किसी चीज को इंडिकेट करना हो तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? इट या देयर का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज की एग्जिस्टेंस या इंडिकेशन करने के लिए। सर अगर हम यहाँ पे बिठा के द माउंटेन लगा देंगे तो फिर मार्क्स कटेंगे हमारे। होगा अगर हम यहाँ पे इट इज द माउंटेन आपने बताया तो अगर हम यहाँ पे लगा देंगे बिठा के द माउंटेन बिटवीन टू कंट्रीज। किस तरह से हो सकता है? मैंने आपको पहले बताया कि ये सेंटेंस आप किसी तरह से बना सकते हैं। ये मैंने आपको जस्ट दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। सेंटेंस आपका करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। किसी तरह से भी लिख सकते हैं सेंटेंस को, ये आप खुद से बना सकते हैं। मैंने पहले बताया आपको कि दिस इज योर आइडिया, यू कैन राइट एट योर ओन। मूव स्टेडीली जी, कौन मूव करता है? अब क्या करेंगे? सेंटेंस कैसे बनेगा? नाइट में नाइट मेल आएगा। इट क्यों नहीं लगाएंगे? मूव ऊपर माउंटेन की बात हो रही थी इसलिए वहां पे हम इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। केयर फॉर द स्लोप। It doesn't care. Cares for the डोंट केयर या डजंट केयर? Doesn't. doesn't It care. doesn't care for the slope। ठीक है, स्लोप स्लोप के लिए केयर नहीं करती। नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं प्रेजेंट में? डजंट या डोंट, वो आपको पता ही है। आई एम नॉट गोइंग टू द बेसिक थिंग्स जी। सिंबल कौन? सवाल It is a symbol of ये अब ऊपर किसकी? इट इज द सिंबल ऑफ अ हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, शाबाश। कौन है मेटाफर ऑफ डिफिकल्टीज? ऊपर क्या किसकी बात हो रही थी? द स्लो। वो हार्ड वर्किंग पर्सन की, वो तो सफर कर रही है। कौन सी चीज है जो रुकावट आ रही है रास्ते में? It is a metaphor of Slope or recover. The slope. The slope is the metaphor of difficulties on the way. यहाँ पे ऊपर स्लोप है ना जो सामने आ रही है, या माउंटेन भी कह सकते हैं जी। जर्नी ऑफ लाइफ। It shows the journey of life. इट नहीं होगा यहाँ पे। Night mail होगा। नाइट mail. द नाइट मेल शोज द जर्नी ऑफ लाइफ। जर्नी ऑफ लाइफ को शो कर रही है। उसके बाद जी मैनी अप्स एंड डाउन्स ऑन द वे। There are many ups and There are many ups अब and ये downs चीज on the जो way. ना देखें, यहाँ पे चीज मौजूद है तो रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या यूज किया? देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स ऑन द वे जी।
It continues his journey through thick and आप जरा देखिए हिज के साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा, नाइट मेल होगा या कोई पर्सन होगा? person or पर्सन होगा। तो क्या कैसे बनेगा सेंटेंस? he continues his journey through thick अब and ही thin. पहले आपने ही का पहले नाउन लिखा है जिसको ही कह रहे हैं आप? Hard नहीं है। तो working पहली person. दफा अब जरा आपने नाउन लगाना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे? A hard working person like the night mail continues his journey through thick and thin. अच्छे बुरे हालात में वो जारी रखता है। समझ आ गई है बच्चों? इस तरह से सेंटेंस को फॉर्मुलेट करना है। इस तरह से आपने बीच में कोटेशन लिख सकते हैं, आपने कोई कुरानिक आयत का तर्जमा लिख सकते हैं, कोई शेर लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू में नहीं, इंग्लिश में होना चाहिए। जी कौन रीच करता है जी इट्स डेस्टिनेशन? Night mail. नाइट मेल Reaches its destination in time. इट्स डेस्टिनेशन। और फिर क्या होता है जी? ग्रेडियंट ऑन इट्स वे। अब यहाँ पे चीज मौजूद है, याद रखिएगा किसी चीज की मौजूदगी के बारे में बताना हो, जस्ट वो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम कहते हैं देयर का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ ग्रेडियंट ऑन इट्स वे, के रास्ते में। जी It doesn't stop its journey. इट डजंट स्टॉप इट्स जर्नी। इससे क्या होता है? उसका सफर नहीं रुकता है, रादर वो सफर को क्या करती है? कंटिन्यू रखती है। तो इट डजंट स्टॉप इट्स जर्नी। कौन है सिंबल ऑफ डिफिकल्टी? It is a symbol of difficulty. Gradient. The gradient is the symbol of Gradient. difficulty. जी यहाँ पे आगे देखिएगा कौन पर्सोनिफाई कर रहा है नाइट में? The poet personifies। यहाँ पे क्या आ जाएगा? personifies the night mail। और कैसे? जी use feminine pronoun। He uses feminine pronoun। feminine pronoun इस्तेमाल करता है। जी कौन रिप्रेजेंट करता है जी आ डिटरमिन्ड पर्सन? नाइट मेल रिप्रेजेंट्स आ डिटरमिन्ड पर्सन। ठीक हो गया जी। जी कौन फाइट करता है? Hard working person. अब डिटरमिन्ड पर्सन आगे ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली ही लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर नाउन का जिक्र हो चुका है। तो क्या होगा? ही फाइट्स फॉर हिज गोल। वो अपने गोल के लिए क्या करता है? फाइट करता है। समझ आ गई बच्चों? अब इस तरह से कर लेंगे आप लोग। जी भाई यू कैन डू राइट इन दिस वे। और इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे और यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस विद इटसेल्फ। और आपको आइडिया हो जाएगा। ये जस्ट दिस वाज फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस है। मैं सवाल जरा सभी में से गो थ्रू कर रहा हूँ जो सवाल इसमें से आएंगे। लेट्स सी दी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ बर्ड्स? बर्ड्स का क्या रिएक्शन है? They turn their heads. पहला क्या करते हैं? फ्लाई नहीं करते। पहला सेंटेंस से बनाना। The birds don't fly to see the night mail. The birds don't fly at the arrival of the night mail। फिर क्या करते हैं वो? They stare at the coaches of the train. At the coaches of the night mail। और उसके बाद सिंबॉलिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बर्ड्स? Symbolically they represent the reaction of the people। reaction of the people at the success of a क्या होगा? successful person या determined person। sheep dogs कैसे react करते हैं? how do the sheep dogs react? Sheepdogs Sleeping. bark करते हैं? नहीं They keep on करते। sleeping. they don't bark। नहीं। sheep dogs don't bark At the- and they keep on sleeping। उसके बाद they don't run after the train। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
Opposition to They a determined and they represent the opposition to a determined the person. successful ठीक है, person. opposition को फार्म हाउस पे कैसे इफेक्ट करती है? फार्म हाउस पे इफेक्ट करती है कि नहीं करती? करती नहीं करती थी। नहीं करती। जी, क्या होगा? ये नहीं करती जी फार्म हाउस पे, या बहुत थोड़ा सा करती है, या नहीं करती? nightmare doesn't डजंट होगा, नहीं, नेगेटिव में क्या लगाना है? डजंट और डोंट। नाइट मेल डजंट, क्या होगा? अफेक्ट। अफेक्ट ई वाला लिखेंगे, ए वाला लिखेंगे? ए वाला लिखना। ए वाला Effect, अफेक्ट A होगा। वाला। वर्ब के तौर पे लिखना हो तो ए वाला, और नाउन के तौर पे लिखना हो तो ई वाला। तो डजंट अफेक्ट। और उसके बाद क्या है? ओनली अ जग शेक्स इन अ बेडरूम, इन द बेडरूम। सराउंडिंग, इट्स व्हाट डज इट अफेक्ट? इट्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स पे आपने सारे वो चीजें लिख देनी है, ये सारी की सारी इकट्ठी हो जाएंगी। मेन आइडिया पोएम का क्या है जी? एक तो अपेरेंट है, लिटरल मीनिंग है, और एक फिगरेटिव मीनिंग है। दोनों एतबार से आपने बताया मेन आइडिया क्या है। The poet gives an account of the journey and functions of the night mail. Symbolically, it denotes a diligent and determined person. डिटरमिन्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और he doesn't care for ups and downs of life and remain या works hard. पर्सोनिफिकेशन क्या है पहले आपने डिफाइन करना है, वो आपने पहले पोएम में भी किया था। फिगर ऑफ स्पीच इन विच पर्सोनिफिकेशन इज, इसमें जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, डा लगा देते हैं। ये क्या लिखना है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। और इन विच it is a figure of speech in which human attributes are given to inanimate objects, यानी जो नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको क्या देते हैं? वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देती हैं। और इसमें कौन सी पर्सोनिफिकेशन है? नाइट मेल हैज बीन कॉल्ड एज क्या होगा? शी, उसके बाद शॉवले, ग्रंटिंग, उसके बाद शोल्डर्स, उसके बाद ब्लैंक फेसेड। कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं जो इसमें इस्तेमाल किए गए फॉर द sake of personification of the poem. क्लियर हो गया बच्चों? अब एक सवाल पीछे रह गया है, इसके जर्नी पे नोट लिखना है। जर्नी पे नोट लिखना है जी। व्हाट इज, या राइट अ नोट ऑन इट्स जर्नी, या हाउ डज इट पास, या फ्रॉम वेयर डज इट पास, कहां से ये गुजरती है नाइट में जी? क्या कहेंगे? The journey of the night mail is not even and easy. It passes through cotton fields and moorland boulders. It crosses the gradient. It emits streams and but despite all these difficulties, it reaches on time. While whenever traveling, it whistles. ये whistle करती आती है। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक तो आपका जो था हमने देखा कि अब जरा हम चलते हैं जी। ये आपने बाकी जो ना आपने जो रहता है वो आपने खुद करना है। अब चलते हैं जी हम अगले पॉइंट की तरफ। हमारा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है हमारा The Coloring in the Sky. This is the second chapter. नजर आ रहा है आप लोगों को बच्चों? No sir. No, sir. नो सर। Okay. नो सर।
There is a problem. Just I am sharing. जी अब नजर आ गया जी? हाँ बच्चों, No, sir. विजिबल नहीं हुआ? Yes, sir. ओके, Yes. लेट्स सी जी, हम सेकंड चैप्टर की समरी करनी है। जेस स्टुअर्ट जो है ना, वो राइटर का नाम है। ये ऑटोबायोग्राफी है, अमेरिकन राइटर है, स्कूल टीचर था और एडमिनिस्ट्रेशन भी था। ये सारी जो ना वो अपनी रियल लाइफ से स्टोरी लेता है, और जहाँ पे केंटकी इलाका है, अमेरिका की एक स्टेट है, वहां का रहने वाला था, और ज्यादातर अपनी हार्डशिप्स और उसकी हार्डवर्क के बारे में ही लिखता है। और ट्रू स्टोरीज हैं। जो अपने बारे में स्टोरीज लिखना होता है, इसको हम क्या कहते हैं जी? तो हम ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज है। सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। नैरेटिव्स है, नैरेटिव का मतलब वाकयात पे जो बेस्ड होती है। और प्रोग्रेसिव राइटर है, और यानी कि जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, जैसे तरक्की पसंद शायर आपने सुना होगा उर्दू में थे, जैसे फैज अहमद फैज, इस तरह ये तरक्की पसंद राइटर है, नए नए आइडियाज को सपोर्ट करता है। और ये भी अकाउंट जो है उसकी अपनी क्या होगा लाइफ में से है। उस तरह इस तरह से किलरिंग, पहले जरा तारफ करवा दूं, किलरिंग होता क्या है? किलरिंग हम साफ किए हुए जमीन के टुकड़े को कहते हैं। जो इन द स्काई ये मेटाफोरिकल है, मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है। इन द स्काई से मुराद आसमान पे तो जाहिर है जमीन का टुकड़ा तो नहीं होता, इससे मुराद बहुत ज्यादा बुलंद। तो इसका टाइटल क्या मतलब है? किलरिंग इन द स्काई, बुलंदी पर या बुलंद क्या होगा जगह पर साफ किया हुआ जमीन का टुकड़ा, तो इसको हम किलरिंग इन द स्काई। ऑटोबायोग्राफी का नरेटिव है, अपने बाप के पास जाता है, पहाड़ी एरिया में रहता है, फार्म हाउस है, और वहां पे जो ना वो अपने बाप के पास वो जाता है। वहां पे जाते हुए वो अपने सारा चाइल्डहुड उसे याद आता है, किस तरह से बचपन में अपने बाप के पास साथ फील्ड में जाता था। बाप उसका जो ना वो 70 years old है, लेकिन बड़ा कमाल का आदमी है। वो उसको ले जाता है पहाड़ की ऊंचाई पे। 70 years old है, हार्ड वर्किंग है। अपने बेटे को वो अपना वो फार्म जो है, क्योंकि बेटा और बाप अलग अलग रह रहे हैं वहां पे, क्योंकि हमारे तरह का फैमिली सिस्टम नहीं है। बाप जो है वो बेटों के बेटे बच्चे जो है ना, वो आपको पता फादर डे मदर डे पे ही बाप के पास जाते हैं या कभी कभार जाते हैं। वो दे यूजुअली दे रिमेन सेपरेटली फ्रॉम द देयर पेरेंट्स। वो अक्सर ओल्ड हाउसेस में पाए जाते हैं। दैट इज अ पैथेटिक सिस्टम दैट इज फाउंड इन द वेस्ट। और हमारे यहाँ इंसान की दो स्टेजेस हैं जिसमें उसको केयर की जरूरत होती है। एक उसका चाइल्डहुड है और एक उसकी ओल्ड एज है। हमारे यहाँ एम्पल सिस्टम है, हमारी ट्रेडिशन में भी, हमारे इस्लामिक फिलोसफी में भी, और लेकिन वहां पे उनके यहाँ ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। वो कभी कभार अपने बाप के पास जाते हैं। तो वो अपने बेटे को लेके जाता है पहाड़ पर चढ़ते हुए। वो सीधा ऊंचाई पे लेके जाता है। वो सीधा रास्ते आपको पता पहाड़ पे सर्कल करके भी जाते हैं लोग, और सीधे भी चढ़ सकते हैं। सीधा जरा चढ़ना मुश्किल होता है, स्टीप पाथ होता है। वो अपने बेटे को बताता है कि किस तरह से हार्ड वर्क जो है वो डेथ को भी वो डिफीट कर सकती है, क्योंकि उसने डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उसने सारी उम्र मेहनत की और डॉक्टरों की बात को भी सच कर दिखाया। और इस तरह से वो उसको अपने बेटे को दिखाता है। वहां पे वो फार्म हाउस पे लेके जाता है। वहां पे उसने मुख्तलिफ वेजिटेबल्स उगाई हुई। 3 तरह की वेजिटेबल्स हैं। कौन कौन सी? टमाटोस हैं, पोटैटोस हैं, यम्स हैं। यम्स समझ ले अरवी कह लें जिसको हम, शकरकंदी कह लें, कचालू भी कहते हैं और शकरकंदी भी कहते हैं, मीठे आलू भी कहते हैं इसको। मुख्तलिफ नेम्स हैं इसके। यहाँ पे चूंकि आपको पता है जो पहाड़ों पे अगर आप कभी नॉर्दर्न एरियाज पे गए हो तो फार्मिंग जो ना पैचेस में होती है। वहां पे ऐसे प्लेन फील्ड तो होते नहीं है, तो पैचेस में है, कोई ऊपर है पैचेस, को नीचे है पैचेस। इस तरह से स्टीप जो है माउंटेन पे वो पैचेस बने हुए हैं जिसपे लाइन वाइज उसने सारी सब्जियां उगाई हुई, 3 तरह की सब्जी। ये सारा काम उसने कब किया था? 70 साल की उम्र में। जब वो फार्मिंग करता था नीचे लैंड पे, तो तब उसका बेटा भी साथ होता था। लेकिन अब चूंकि वो 70 साल की उम्र में लग रह रहा है, जब बेटे की शादी होगी वो अलग हो गया, तो अब वो 70 साल की उम्र में वो आराम से नहीं बैठा, बल्कि वो उस पहाड़ की ऊंचाई पर जो एक पैच था उस आखिर में रह गया था काश्त करने वाला, उसको साफ भी किया और उसमें 3 तरह की सब्जियां भी उगाई। तो हम यहाँ पे वो वहां पे उसको लेके जाता है। वहां पे हिकरी के दरख्त नजर आते हैं। ये हिकरी के दरख्त जो है
हिकरी के जो दरख्त हैं वो उसको नजर आते हैं, वहां से उसकी बचपन की यादें ताजा होती हैं। किस तरह से हिकरी के दरख्तों के नीचे वो बैठते हैं। आवाज आ रही है बच्चों? Am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही? ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किस तरह से वो किस तरह से वो याद करता है कि इस तरह से वो याद करता है कि हिकरी के दरख्त ओके बेटा, किस तरह से वो याद करता है कि वो हिकरी के दरख्त आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके बच्चों, वो याद करता है, वहां पे उसको हिकरी के दरख्त नजर आते हैं, जो मैंने आपको पहले एक ट्री दिखाया। तो वो हिकरी के दरख्तों के नीचे किस तरह से बैठा करते थे और किस तरह से अपने बचपन गुजारा करते थे। जब वो हिकरी के दरख्तों के बैठ नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं सेंड कर देता हूँ। हिकरी के दरख्त, आवाज आ रही है अभी? ओके, यस सर। नहीं, मेरा ख्याल प्रॉब्लम है। हम जरा बाकी फिर कल पढ़ेंगे हम। आई थिंक देयर इज एनफ।